दिन भर बनाया था। अब चलिए ये लेक्चर मैं उन लोग बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ, लेक्चर सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिनका 7 से 9 के बीच में जो सीबीटी एग्ज़ाम है सप्लीमेंट्री, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सब बताऊंगा आपको। कह रहा है कि डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा IL तथा फेज धारा IP में क्या संबंध है। IL इक्वल टू IP, IL इक्वल टू √3 IP इक्वल टू √3 IL। देखिए मैं आपको दोनों सिस्टम बता दे रहा हूं। ठीक है, एक होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। क्या होता है डेल्टा कनेक्शन? एक होता है आपका स्टार कनेक्शन। एक होता है डेल्टा कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन। ठीक, डेल्टा कनेक्शन में जो आपका ये होता है लाइन वोल्टेज, क्या होता है लाइन वोल्टेज। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक, और जो आपकी लाइन करंट होगी वो क्या होगी, √3 टाइम्स क्या होगी, IP के बराबर होगी। ये आपकी लाइन करंट हो गई, ये आपकी फेज करंट होगी। ठीक, और इसमें जो पावर होगी ये होगी √3 टाइम्स VL IL cos phi होगी। ठीक, ये आपका लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में है। अगर फेज करंट उसके पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 3 VP IP cos phi। इसको हम लोग बोलते हैं रियल पावर। क्या बोलते हैं, रियल पावर। रियल पावर। कभी कभी आपसे पूछेगा, इसको रियल पावर बोलते हैं, इसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। ठीक है, उसके बाद एक आपकी पावर होती है, वो होती है आपकी रिएक्टिव पावर। वो होती है √3 टाइम्स VL IL sin phi। इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक, और अगर फेज वोल्टेज उसके फॉर्म में ले तो VP IP sin phi। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछ रहा था कि डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा कनेक्शन में IL जो होता है √3 टाइम्स IP होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, IL इक्वल टू √3 टाइम्स IP होगा। ठीक, स्टार कनेक्शन में देखिए, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो 3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और इसमें जो आपकी लाइन करंट होती है वो क्या होती है, फेज करंट के बराबर होती है। और इसमें पावर क्या होगी, सेम होगी। तो जितनी पावर आपको दी है ये सेम, √3 टाइम्स VL IL cos phi इक्वल टू 3 VP IP cos phi। ठीक है, और आपकी रिएक्टिव पावर क्या होगी, √3 टाइम्स VL IL sin phi और जाएगी 3 VP IP sin phi। ठीक है, अगर आपसे इसकी यूनिट पूछे, उसके बाद यूनिट होती है KW। ठीक है, और उसकी होती है KVA नोट।
अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर का सूत्र होता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर को बेसिकली हम लोग के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे? के एफ से। के एफ इक्वल टू आई ए बी अपॉन आई आर एम एस, के एफ इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई ए बी, के एफ इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई मैक्स। देखिए यहाँ पे आपको आई दिया है तो आपको वोल्टेज भी दे सकता है, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर को हम लोग के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? आई आर एम एस और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है, ठीक है, ये इसका अनुपात होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अब इस फॉर्म फैक्टर को दूसरे तरह से पूछ सकता है, के एफ इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी ए बी, ये इस तरह से भी पूछ सकता है, दोनों से भी, ठीक है, ओके। देखिए अगर हम फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू होती है 0.707 आई मैक्स और इसकी होती है 0.637 आई मैक्स। इसको काटेंगे पीटेंगे तो फॉर्म फैक्टर की क्या वैल्यू होती है? 1.11, ठीक। अब बच्चों एक फैक्टर और होता है जिसको बोलते हैं पीक फैक्टर। क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर इसको हम लोग केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? आई मैक्स अपॉन आई आर एम एस होता है, ठीक। और आई मैक्स को हमने ऐसे लिख लिया और आई आर एम एस को लिख सकते हैं आई मैक्स बाय √2। तो √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू 1.44। ये हो गया आपका पीक फैक्टर। क्या होगा ये आपका पीक फैक्टर? इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय पावर को बोलते हैं रियल पावर, ठीक है। रियल पावर मतलब केडब्ल्यू। केडब्ल्यू कितना दिया है? 4 किलोवाट, ठीक। रियल पावर को चलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं रियल पावर, ठीक है, रियल, ठीक। आभासी शक्ति, आभासी मतलब आपका रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। अपरेंट पावर आपको कितनी दी है? 5 kVA, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होगी? प्रतिक्रियाशील को बोलते हैं रिएक्टिव पावर, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। देखिए अपरेंट पावर जो होती है इक्वल टू रूट टाइम्स KW मतलब रियल पावर का स्क्वायर प्लस KVA का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको KVA पावर निकालनी है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मतलब KVA पावर को हमने बोल दिया KVA, तो ये हो गई आपकी रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपरेंट पावर पावर का स्क्वायर माइनस
एक्टिव पावर, रियल पावर में लिखा तो रियल पावर। ठीक, अपरेंट पावर कितनी दी आपको? अपरेंट पावर दी आपको 5 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 25, और रियल पावर आपको दी है 4, तो इसको हो जाएगा 16, तो रूट में आ जाएगा आपका 9, और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 kVAR। तो 3 kVAR है किसमें? ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक, पारस्परिक मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक, प्रेरकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक, सब्सटेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, एडमिटेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ससेप्टेंस। ठीक है, ओके। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? कैपिटल G से, और कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/R, 1/R, 1/R मतलब A/, रेजिस्टेंस। एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Y से, Y इक्वल टू होता है 1/Z। ठीक है, ओके। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग B से, B इक्वल टू होता है 1/X। ठीक, तीनों की जो यूनिट होती है, तीनों की यूनिट होती है, लिख लीजिए, वो होती है आपकी महो। क्या होती है? महो और साइमन, तीनों की यूनिट। ठीक, और जो y इक्वल टू होता है, ये होता है रूट टाइम्स G² प्लस B²। ये भी याद कर लीजिए आप, मतलब कि एडमिटेंस इक्वल टू रूट टाइम्स कंडक्टेंस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। नोट कर लीजिए। बंद कर दो। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बच्चों करा रहा हूँ, इसी से एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का सीबीटी एग्जाम हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखिए क्या कह रहा है कि 3 कला एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। ठीक, देखिए ये आपकी 3 वाइंडिंग हो गई, R/B। सही। अब पूछा कि कितना कालांतर होता है, 2 फेज के बीच में कितना होता है? 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। कितना होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये। ठीक, ओके।
ओके। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थिति को अननाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? जब एक्सएल का वैल्यू एक्सी से बराबर और एक्सी से बड़ा हो जाए, जब एक्सी की वैल्यू एक्सएल से बड़ी हो, जब एक्सएल एक्सी की वैल्यू बराबर और नन। देखिए अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है, यहां लिख देते हैं। अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 होता है, या कह सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही है। ठीक, इट मीन्स 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, या कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओके, ये भी कंडीशन होती है अनुनाद की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये भी कंडीशन दे सकता है अनुनाद की। ठीक है, और ये भी, ये तो होती ही होती है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि अनुनाद की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ये होती है आपकी आरएलसी सर्किट में, श्रेणी सर्किट में अनुनाद फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, नोट कर लीजिए। तो आशीष से पढ़ाते हैं तो बोले पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रतिरोध R, मतलब R की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने, 15 ओम। परिणामी प्रतिघात X की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने, में 240 वोल्ट, मतलब वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने, 240 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी है, 50 हर्ट्ज। एसी आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणन की गणना कीजिए। देखिए शक्ति गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पावर फैक्टर बोलते हैं शक्ति गुणन, ये होता है cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है। इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। z की इक्वल टू क्या होगा, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। r हो गया आपका 15, x हो गया आपका 20, 225 प्लस 400, तो रूट टाइम 625 आएगा, 625 का रूट 25, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 25 होगा। ठीक, अब हमको r बाई जेड निकालना है। cos फाई इक्वल टू शक्ति गुणन मतलब क्या होगा, cos फाई इक्वल टू क्या होता है, r बाई जेड। r की वैल्यू कितनी दी, 15, और इसकी दी है 25, 5 चम 25, 5 से 15, 3/5। ठीक, अब इसको भाग करो तो कितना आ जाएगा, 0.6 आएगा। तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6। 0.6 किसी में है, ये आपका राइट आंसर है, नोट करो। वो एक धोला पतला। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि प्रतिरोध R बराबर 5 ओम, एक्सएल की वैल्यू 36 ओम, एक्सी की वैल्यू 24 ओम, तो आपको परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। देखिए प्रतिबाधा क्या होता है, आरएलसी सर्किट, आरएलसी जो सर्किट होता है उसमें प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पूछ लेता है।
ठीक है। प्रतिबाधा ये होता है Z इक्वल टू रूट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये होता है प्रतिबाधा का फॉर्मूला। ये भी नोट कर लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। Z R की वैल्यू कितनी हो गई? R की वैल्यू होगी 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 माइनस 24 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 36 में 24 गया, 2 बचा, ये 12 का स्क्वायर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 25, 12 का 144, इसको ऐड करोगे रूट टाइम्स 169 आएगा और 169 का क्या होगा? 30 ओम। तो प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 ओम का ही आंसर ये है आपका आंसर, ठीक है। अगर इसका पावर फैक्टर यहाँ निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? R बाई जेड, R की वैल्यू 5 और उसकी Z की 13, ये हो जाएगा आपका पावर फैक्टर। देखिए पूछा है कि सब्सटेंस का मात्रा क्या होता है? महो होता है, ओम होता है, हेनरी होता है, फैरेड होता है। मैं सबका बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? महो। क्या हो जाएगा? महो। एक होता है, ये होता है, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? B से। ये क्या होता है? 1/x होता है, मतलब 1 बाई इंडक्टेंस। ठीक, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोह। ठीक, दूसरा होता है आपका एडमिटेंस। इसको बोलते हैं y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1 बाई जेड। इम्पिडेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? महो। महो कहो या साइमन कहो। एक होता है आपका कंडक्टेंस, इसको कैपिटल बी से लिखते हैं, ये होता है 1 बाई आर, 1 बाई रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट महो और साइमन। अब देखिए क्या होता है, ये तीन, ये तीन, ये तीन इन तीनों के अपोजिट है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है ये मैं लिख देता हूं यहां पे। ये होता है आपका y इक्वल टू रूट टाइम्स जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब इन तीनों के बीच में इंडक्टेंस, इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है पढ़ाई के बाद याद आ गई। ये होता है z इक्वल टू रूट टाइम्स ऑन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर आओ, ओम किसका हो गया? रेजिस्टेंस का हो गया। किसका? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हो गया। हेनरी, देखिए हेनरी जो होता है, गुलाम। हेनरी जो होता है ये आपका इंडक्टेंस। गुलाम गुलाम।
इंडक्टेंस का होता है। किसका होता है? इंडक्टेंस का होता है। और यही यूनिट आपकी परमेंस की होती है। किसकी? परमेंस की। ठीक। हेनरी, 1/हेनरी, ये याद कर सकते हैं, हेनरी की पावर -1। ये यूनिट होती है आपकी रिलेक्टेंस की। किसकी? ठीक। अब आते हैं फैरेड, ये होती है आपकी कैपेसिटेंस की। किसकी? कैपेसिटेंस की। नोट करो, बहुत अच्छी चीज लिखा दी हमने। अच्छा 12 से हमने कर दिया। लिखिए। बच्चों जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ के आपको जाना है। चाहे आपका अभी जो 7 अप्रैल से 9 अप्रैल में जो सीबीटी एग्जाम होना है सप्लीमेंट्री वो, और जो आपका जुलाई में मेन एग्जाम होना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? फोटोवोल्टाइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, एलईडी और नन। देखिए आजकल जो हम लोग सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, किस पे काम करते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे काम करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टाइक सेल। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोटोवोल्टाइक सेल जो है इसका यूज हम लोग करते हैं। ये क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेल किस नियम से कार्य करते हैं? लेंज लॉ से, जूस लॉ से, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस लॉ से। देखिए लेंज लॉ तो क्या है? n = -n d∅/dt, ये लेंज लॉ है। जूस लॉ क्या है? h = 0.24 I²RT, ये आपका जूस लॉ है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस लॉ पे ये सेल्स काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस लॉ से रिलेटेड आ गया। विद्युत अपघट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? m = IT, m = ZIT, m = IT/Z। चौथा है नल। देखिए पहला ये आपका ऑप्शन, पहला ये आपका जो ऑप्शन है ये सही है। ये क्या? फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है उसका ये पहला, ये प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ क्या है ये भी पूछ लेता है। फर्स्ट लॉ जो है आपका ये है m = ZIT। ठीक, और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है आपका m1/m2